हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए एडुटेरिया का जो नया टेस्ट सीरीज आया हुआ है अंतिम प्रहार करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें टोटल 10 टेस्ट दिए गए हैं और कल मैंने ऑलरेडी आपको टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट करा दिया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के इस सेशन में हम लोग टेस्ट नंबर 2 को कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी 70 बीपीएससी 2024 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया का जो नया टेस्ट सीरीज आया हुआ है अंतिम प्रहार करके 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए, उसके टेस्ट नंबर 2 को यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। कल हमने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यानी कि टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट करा दिया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए कि हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रायः 2 भागों में बटे होते थे। प्रश्न को भी ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छुपे होते हैं। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रायः 2 भागों में बटे होते थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा नगर था, कौन सा स्थल था जो 3 भागों में विभक्त था। आंसर अगर आप पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिविजन होते चलेगा। चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रायः 2 भागों में बटे होते थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यानी कि कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था। तो फ्रेंड्स, ये धौलावीरा था। ध्यान रखिएगा, धौलावीरा कहाँ पर है, तो ये गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त था, किला, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक है, और यह नगर आयताकार आकार में बना हुआ था और धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य मिला है, तो धौलावीरा से। क्लियर, और धौलावीरा से ही खेल का मैदान यानी कि स्टेडियम का भी प्रमाण मिला है। साथ साथ आप यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश नामक स्थान बुद्ध काल यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था और ऋषिपत्तनम के नाम से भी सारनाथ को जाना जाता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऋषिपत्तनम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा शब्द या कौन से शब्द मैंने एक से ज़्यादा का संबंध मौर्य प्रशासन से था। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, देखिए ए युक्त, प्रादेशिक और राजुक, इनका संबंध जो है मौर्य प्रशासन से था। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। युक्त क्या होता था, तो युक्त ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। राजुक क्या होता था, तो राजुक जो था, राजुक ये राजस्व विभाग के अधिकारी थे और इन्हें कुछ न्यायिक अधिकार भी दिया गया था। प्रादेशिक के क्या थे, तो प्रादेशिक जो था, ध्यान रखिएगा, प्रादेशिक यह मंडल यानी कि प्रांत का अधिकारी था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, जो कि कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर देखिए अग्रहारिक जो था इसका संबंध गुप्त काल से था। अग्रहारिक का संबंध गुप्त काल से था। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दिया जाने वाला राजस्व मुक्त ग्राम के लिए प्रयुक्त होता था यह शब्द अग्रहारिक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। देखिए गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उनको दीनार कहा जाता था। और गुप्त काल में जो है, याद रखिएगा, गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे उनको रुपयक कहा जाता था या रूपक कहा जाता था। ठीक है, तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। तो इसे भी आप ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा टेस्ट लगाइए और ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। यहाँ पर देखिए एक तरफ मंदिर है और उसका अवस्थिति यानी कि कहाँ पर है सुमेलित करना है और कूट में से यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताने हैं। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्या लिखा गया है, अरसवली सूर्य मंदिर। अरसवली
असरवली या अरसवली, ये कहाँ पर है? अरसवली। तो ये फ्रेंड्स आंध्रा में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। लिंगराज आपको पता है उड़ीसा में है। उसके बाद सोनगिरी जैन मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो कर्नाटक में है विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, तो विरूपाक्ष मंदिर याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो इसको अब मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3142 हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है? 3142, 3142 ऑप्शन सी में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राजतरंगिणी किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था? राजतरंगिणी जो है ये कल्हण की पुस्तक है, याद होगा राजा जय सिंह के, राजा जय सिंह के संरक्षण में। और कश्मीर के इतिहास से संबंधित यह पुस्तक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद युग में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? मथुरा कहाँ का राजधानी था, ये आपसे पूछा गया है। तो मथुरा जो था फ्रेंड्स ये कहाँ का राजधानी था? तो ये सूरसेन का राजधानी था। ठीक है, सूरसेन का राजधानी मथुरा था। अच्छा, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, याद रखिएगा। पंचाल की राजधानी कहाँ पर थी? तो अहिछत्र थी। ठीक है, याद रखिएगा। और अवंती की राजधानी जो थी, मतलब ये कहाँ पर थी? उज्जैनी थी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सिकंदर के और पूछा जाता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी, तो ये आपको याद होगा गिरिब्रज थी। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था? अच्छा, सिकंदर का जो भारत विजय का अभियान था ये 326 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। और उस समय शासन जो था ये धनानंद का था, नंदवंश का ये आखिरी शासक था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिकंदर ने जो है जो पंजाब का शासक था पोरस, उसके साथ झेलम नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के बीच। इसको हाइडे स्पीज युद्ध के नाम से जाना जाता है, हाइडे स्पीज युद्ध के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों पर विचार करिए और किन शासकों का योगदान कुतुब मीनार के निर्माण में था? चलिए बताइए। देखिए, कुतुब मीनार की नींव जो है किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। ठीक है, ये आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था, लेकिन इसका निर्माण इल्तुतमिश के कार्य में पूरा हुआ था। और फिर आगे चल के फिरोज शाह तुगलक ने जो है इस इमारत की जो काफ़ी क्षति पहुंची थी उसको जो है मरम्मत करवाई और 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवाया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का योगदान था। ठीक है, तो 1 2 4, 1 2 और 4। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? बताइए, अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर का जो साम्राज्य था उसको साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। और उनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान और कवि रहते थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो यहाँ पर तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान, और कृष्णदेव राय भी स्वयं तेलुगु के साथ साथ संस्कृत भाषा के भी महान विद्वान थे। और उन्होंने तेलुगु में अमुक्त मलयाद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना किया था कृष्णदेव राय ने। याद रखिएगा, इन्होंने तेलुगु में अमुक्त मलयाद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना किया था। क्लियर? अच्छा, एक प्रश्न अभी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था कि देखिए, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? तो नागलपुरम की स्थापना किया था। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, हो सकता है प्रश्न बीपीएससी में पूछा जाए। ठीक है, चलिए देखिए, बीजापुर कर्नाटक में स्थित गोल गुंबद क्या है? गोल गुंबद क्या है बताइए? तो यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है फ्रेंड्स, वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करके निश्चित रूप से बताऊँगा। दिल्ली स्थित किला कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किला कोहना का निर्माण जो है ये शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, शेर शाह सूरी ने करवाया था, याद रखिएगा। चलिए, शेर शाह सूरी ने करवाया था, शेर शाह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किला कोहना का निर्माण दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था रामानुजाचार्य ने। ठीक है ना, याद रखिएगा, किसने किया था? रामानुजाचार्य ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता, ये हो गया। ठीक है ना, कहाँ तक हमारा हो गया? 13 नंबर तक हो गया। चलिए यहाँ पर 13 नंबर, 1 मिनट रुक जाए, हाँ ये हो गया हमारा, रामानुजाचार्य ने करवाया था। चलिए 14 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। देखिए, कथन
दिया गया है और कारण दिया गया है, और विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन आपको करना है। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, ठीक है, सारा विकल्प मैं आपको दिखा देता हूँ। अब चलिए देखिए, 1928 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, और कारण है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। अब ध्यानपूर्वक इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। देखिए इसका आंसर जो होगा ना, ए और आर दोनों तो सही है बिल्कुल। देखिए 1928 में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था, और इसका विरोध किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसीलिए इसको जो है व्हाइटमैन कमीशन कहा गया, ठीक है ना। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये 1927 का मद्रास अधिवेशन था, ठीक है ना। 1927 का मद्रास अधिवेशन था जिसमें साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली अंसारी ने किया था। एम ए अंसारी शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखिए, यदि मुसलमान खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का बेहतर बचाव होगा, महत्तम बचाव होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किसका है फ्रेंड्स? यह W हंटर का है। W हंटर, ध्यान रखिएगा, उसने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा है। यह किस पुस्तक में? द इंडियन मुसलमान में, कि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस महिला को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। और याद रखिएगा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, और उन्होंने पहला भारतीय झंडे को वहाँ पर फहराया था, ठीक है। तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, यह आप बताइए। देखिए गदर पार्टी की स्थापना 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी, बताइए सही है या गलत है? गलत है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, और गदर पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का एक पत्र भी निकालती थी जो उर्दू, पंजाबी, गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था। ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो कौन सा इसमें से सही है? केवल 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा केवल 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा मिलान करना है। समाचार पत्र है और उसके संपादक का नाम से मिलान करना है, और यहाँ से राइट आंसर आपको चुन करके बताने हैं। चलिए एक एक करके अब हम लोग इसको मिलाएंगे। अब देखिए बंगाली का क्या होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपको भी पता है। केसरी का बाल गंगाधर तिलक, केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक। हिंदुस्तानी का गंगा प्रसाद वर्मा। द हिंदू का सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, याद रखिएगा। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ से आंसर आपको चुन करके बताना है, जो कि आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तो उस समय पामस्टन था, पामस्टन। तो यहाँ पर देखिए पामस्टन दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे बताइए कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, और यहाँ से कौन सा कुल कितने कथन सही हैं, यानी कि एक कथन सही है, 2 कथन, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो स्टेटमेंट हैं कितने सही हैं, बताइए। ये आपको बताना है कि कितने कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला पढ़िए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था, तो ये तो आपका सही दिया गया है, ठीक है, ये आपका सही है ना। चलिए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, नहीं ये गलत दिया गया है। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, बताइए। ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट सही दिया गया है। और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, नहीं राजगोपालाचारी थे, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं और 2 कथन गलत हैं, तो 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता किस तिथि को प्रदान किया गया था, बताइए। तो फ्रेंड्स 12 अगस्त 1765, ये याद रखिएगा, ठीक है, 12 अगस्त 1765, इसको आप
याद रखिएगा, ठीक है, एकदम डेट सहित याद रखिएगा। मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी अधिकारिता प्रदान किया था 12 अगस्त 1765 को। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित तथ्य के आधार पर करिए। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में कब वापस गए? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं भारत में जो आपके पुर्तगाली हैं, तो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था, ठीक है। उसके बाद अल्बुकर्क आता है, और अल्बुकर्क जो है, ध्यान रखिएगा, अल्बुकर्क इसने जो है आपका 1510 में, याद रखिएगा 1510 में जो है बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था, और 1961 में फाइनली गोवा को जो है मुक्त करा करके पुर्तगालियों को बाहर किया गया था, ठीक है ना। तो 1961 में वापस गए थे ये। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किए जाते समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, कौन था? तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग 1856 में ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था? बताइए। तो वो आपका कौन था? डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, ठीक है ना। तो ये डुप्ले था, याद रखिएगा, डुप्ले राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डुप्ले यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो 1885 में बॉम्बे में हुआ था, उसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, तो ये पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? बताइए कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था। बिल्कुल देखिए, याद होगा आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है आपको अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत किया था, और लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना कराई गई थी। ये भी सही है, बिल्कुल पहली बार लॉर्ड मेयो के समय में भारत में जनगणना 1871 में कराई गई थी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय कहाँ पर बनाया था? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर बनाया था? इलाहाबाद में बनाया था, ठीक है ना। इलाहाबाद में आपातकालीन जो है अपना हेडक्वार्टर मुख्यालय बनाया था, इलाहाबाद, ध्यान रखिएगा। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये लिखा है उर्दू कवि फैज़ अहमद फैज़ ने, ठीक है ना, फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है, याद रखिएगा सुबह आज़ादी। उसके बाद देखिएगा कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? बताइए क्यों उबलता है? तो क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब में कमी होने के कारण ही ऐसा होता है। चलिए, और इससे क्या होता है कि जल का क्वथनांक घट जाता है वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होने पर, ठीक है, मतलब कम होने पर, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, क्वथनांक कम हो जाता है। चलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है ये आपको बताने हैं। चलिए बताइए मेंडलीफ का आवर्त सारणी। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से सही कथन जो है, देखिए कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। तो वे अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दे पाया था, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल ये सही दिया गया है। और तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त सारणी के नियम के लिए बिल्कुल एक चुनौती थी, ये भी सही है। और उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु दरम्यान निश्चित रूप से जो है नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे, तो ये भी एक कारण था। तो ये कमियां थी, तो सभी कथन हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि डॉपलर प्रभाव के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, और कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है ये आपको बताना है। डॉपलर प्रभाव तो सेना, औषधि विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में पिंडों का वेग मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ये आपका सही दिया गया है। और मॉनिटरिंग स्टेशन पर पिंड द्वारा परावर्तित तरंगें प्राप्त करके इनकी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
तारों का वेग मापने के लिए किया जाता है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही दिया गया है, 1 2 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 तो है ही नहीं, ऑप्शन में 4 भी दे रखा है, लेकिन 3 ही स्टेटमेंट है ना। हाँ, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है। आपके घर में भी होगा, क्योंकि उसमें की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा संचालन के द्वारा और संवहन और विकिरण दोनों के द्वारा भी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए और बी दोनों। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इसमें से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। ध्यान से, असत्य पूछा गया है। चलिए बताइए कौन सा कथन इसमें से असत्य है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का प्रबल बल है, नहीं प्रबल बल नहीं, एक तरह का क्षीण बल है ये। ठीक है, दुर्बल बल है ये। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। गुरुत्वाकर्षण में आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण कहाँ होगा। तो ये आपका गलत है। तो 2 स्टेटमेंट गलत होंगे। कौन सा गलत है, तो दूसरा और तीसरा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन इसमें से आपका सही दिया गया है। तो दोनों के दोनों कथन जो हैं सही दिए गए हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्लास्टिकता का गुण ग्रहण करने के बाद वस्तु अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर पाता है। और यहाँ पर देखिए प्रत्यास्था है, ये प्लास्टिकता गलत लिखा गया है, ये प्रत्यास्थता है। ठीक है, वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह प्रत्यारोपित बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति और आकार पुनः प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ये प्लास्टिकता ही है। ठीक है ना, ये प्लास्टिकता ही है और ये प्रत्यास्थता है। ठीक है, प्रत्यास्थता क्या है, जैसे कि हमने खींचा, ठीक है, इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं, और फिर छोड़ा तो वस्तु उसी जो है अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन ये प्लास्टिकता अलग है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो 1 और 2 दोनों राइट हो जाएगा। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया या क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। स्थितिज ऊर्जा, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहेगी किसमें, तो ध्यान रखिएगा जो हम लोग तीर को धनुष की डोरी पर रख करके खींचने में संचित ऊर्जा। ठीक है, चाबी जो हम लोग बैटरी में देते हैं उसमें भी होता है, खिलौने में देते हैं उसमें भी होता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने से उसकी कमानी में संचित ऊर्जा, बिल्कुल स्प्रिंग के खींचने पर उसमें उपार्जित ऊर्जा, ये भी सही है। बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा नहीं, इसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो किस में संग्रहित होगी, स्थितिज ऊर्जा। तो 1 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। समान तापमान वृद्धि के लिए पारे के आयतन में अल्कोहल की तुलना से अधिक वृद्धि होती है। पहले देख लीजिए क्या पूछा गया है। हाँ, इसमें स्टेटमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। तो ये आपका क्या है, समान ताप वृद्धि के लिए पारे के आयतन में अल्कोहल की तुलना में अधिक वृद्धि होगी, नहीं, यह आपका जो है गलत दिया गया है। ठीक है ना, यह आपका गलत दिया गया है। हाँ, उसके बाद देखिएगा इसमें सही कथन जो है ना ऑप्शन सी है। गर्म करने पर अन्य द्रव्यों की तुलना में अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है, ये आपका सही दिया गया है। ठीक है ना, क्योंकि अल्कोहल का आयतन प्रसार गुणांक अन्य द्रव्यों की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए। चलिए तो ये वाला ऑप्शन सही है आपका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आसवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछा गया, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा गया है। बताइए। देखिए आसवन की बात करते हैं तो आसवन जो है पृथक्करण की एक रासायनिक नहीं भौतिक विधि है। तो क्या है ये, भौतिक विधि। और आसवन जो है रासायनिक विधि नहीं है, भौतिक विधि है, ध्यान रखिएगा, गलत हो गया। और आसवन प्राय किसी मिश्रित द्रव के अवयव को उनके वाष्पन सक्रियताओं यानी कि वोलाटाइल जो होता है, वोलाटिलिज, इसका अंतर के आधार पर अलग करने की विधि है। ठीक है, जैसे कि पानी का आसवन करने से उसमें उपस्थित जो अशुद्धियाँ हैं जैसे कि नमक इत्यादि ये सब निकल जाती हैं। तो ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, नहीं ये आपका सही दिया गया, ये सही दिया गया ना। हाँ, ये वाला स्टेटमेंट पहला सही है और दूसरा गलत है। तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो केवल दूसरा ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। सबसे सही निर्धारित, तो परमाणु क्रमांक याद रखिएगा, परमाणु एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। तो ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है।
अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा जो होती है ये किसके कारण होती है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है ना। ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो सिंपल सा है, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए। सही सुमेलित, तो सूखी बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्या पूछा गया, अगला पूछा गया है सेविंग। तो सेविंग कीटनाशक है, सही है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है, ये भी सही है, ठीक है। और फुलेरिन्स जो है ये आपकी फुलेरिन्स युक्त कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। ये आपका जो है गलत दिया गया है, क्लियर। तो ये आपका है कार्बन के अपरूप है, ठीक है ना। ये कार्बन का अपरूप होता है, ये कार्बन का अपरूप होता है, तो ये वाला गलत दिया गया, तो ये वाला सही होगा आपका। चलिए, सुमेलित नहीं पूछा गया। एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? बताइए। एथेनॉल के संबंध में सही नहीं है। देखिए, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। तो एथेनॉल क्या है? ये एथेनॉल जो है ऐसा नहीं करेगा, ठीक है ना। ये जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको कमज़ोर बनाता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत दिया गया, जो कि पूछा गया कौन सा सही नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित कथन दिया गया, मतलब सूची दिया गया है, इसका मिलान करके यहाँ से राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। तो मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का अभिक्रिया है? बताइए। भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का है। तो ये भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का है। विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना, तो फ्रेंड्स ये आपका भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम तार का जलना, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे में जंग लगना, यह आपका संरक्षण और रासायनिक संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो इसको आप मिला लीजिएगा, संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो मिला लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? 2 3 1 5, 2, उसके बाद 3 1 और 5, ठीक है। देखिए, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग जो है किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी वैक्सीन, तो डीपीटी से नाम से ही पता चलेगा, डिप्थीरिया और काली खांसी, ठीक है, जिसको पर्ट्यूसिस कहा जाता है, और टी से टेटेनस, ठीक है। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी और टिटेनस। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन का पशु खाद्य उर्वरक का एक प्राकृतिक स्रोत है जो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, नाइट्रोजन। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ऑर्थोप्रोडा में। और केकड़ा वगैरह जो है, मकड़ी है, ठीक है ना, झींगा है, ये सब ऑर्थोप्रोडा में आता है, ठीक है। चलिए, ऑर्थोप्रोडा याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि मृदु ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन इसमें से सत्य दिया गया है यह आपको बताना है। मृदु ऊतक, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? कौन सा कथन इसमें से आपका सत्य दिया गया? यह भोजन और जल का संचय करता है, ठीक है। यह भोजन और जल का संचय करता है और सरलतम जीवित अस्थायी ऊतक है ये, जो विभाज्य ऊतकों में विभेदीकरण का परिणाम है। उसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही दिया गया है और तीसरा गलत दिया गया है, क्योंकि यह जलीय पादपों में वायु के प्रवाह में सहायक नहीं होता है, ठीक है ना। सहायक होता है नहीं होता है, इसीलिए ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे, तो कौन सा इसमें सही है, पहला और दूसरा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। चलिए बताइए, इसमें से कौन सा आंसर आपका होगा? तो यहाँ पर देखिए, सभी जीवित जीवों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल डीएनए पाया जाता है, सही है। और यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लौकों में पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन ये आर जो है ना, ये ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए, यहाँ पर मिलान करना है और यहाँ से आपको आंसर बताना है। चलिए, एक एक करके हम लोग मिलान करेंगे। चलिए, अब देखिएगा, यहाँ पर अवशेषी अंग दिया गया है। तो अवशेषी अंग आपका हो जाएगा मानव के निमेषक, झिल्ली एवं पुच्छ कशेरुकाएँ, ठीक है। जीवाश्म क्या होगा? तो जीवाश्म आपका हो जाएगा आर्कियोपटेरिक्स के अवशेष। समजात अंग क्या होगा?
तो समजात अंग आपका हो जाएगा सील के फ्लिपर और चमगादड़ के पंख, और समवृद्धि अंग जो होगा यह आपका हो जाएगा तितली और कौवे के पंख। ठीक है, तो यह अब मिला लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो किस में उपस्थित रहता है। तो फ्रेंड्स ये त्वचा में उपस्थित रहता है, याद रखिएगा। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित रहता है और यह त्वचा को जल प्रतिकर्षी बना करके संक्रमण से बचाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लैमार्कवाद के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य दिया गया है। बताइए कौन सा असत्य दिया गया है, कौन सा इसमें से असत्य दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कि सभी के सभी कथन जो है सत्य दिए गए हैं। ठीक है, इसकी दो अवधारणाएं हैं, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग तथा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जिराफ की लंबी गर्दन अंगों से अधिक उपयोग के कारण क्रमिक अनुकूलन द्वारा जैव विकास का प्रमाण है, और विजवान इस बात में प्रबलतम आलोचक थे तथा इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो कोई भी इसमें से गलत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वर्णांतता एवं हीमोफीलिया किस प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है। तो फ्रेंड्स ये एक तरह की जो है अनुवांशिक बीमारी है वर्णांतता। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, और इसमें जो होता है एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग विकार है ये आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक वर्ग का आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा उसके लिए बताइए। तो फ्रेंड्स ये आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ओ ब्लड ग्रुप और RH निगेटिव। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ओ ग्रुप और RH निगेटिव। क्लियर। चलिए गगनयान के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कथन पर विचार करें और असत्य कथन का आपको चयन करना है गगनयान के संबंध में। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए गगनयान मिशन को GSLV Mk3 के द्वारा नहीं बल्कि LVM3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा यही गलत हो गया आपका, LVM3 के द्वारा, LVM3 के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो कौन सा कथन इसमें से आपका पूछा गया है कि असत्य है, तो ऑप्शन ए, गगनयान मिशन को पृथ्वी की निचली कक्षा लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई तक में भेजना है और यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस मिशन में क्रू एस्केप सिस्टम भी शामिल है। बताइए, तो यह असत्य हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन कि 4G और 5G के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और सही कथन यहाँ से आपको बताना है 4G और 5G के संदर्भ में। बताइए, तो 4G अधिकतम 1 Gbps डाउनलोड स्पीड प्रदान करता है जबकि 5G 20 Gbps डाउनलोड स्पीड प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें से आपको कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन बी होगा केवल आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। और 4G की विलंबता ठीक है 20 मिलीसेकंड है जबकि 5G की विलंबता 5 मिलीसेकंड है। ठीक है, तो ये गलत है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये गलत दिया गया है यहाँ पर, यह आपका गलत दिया गया है। ठीक है, 10 मिलीसेकंड से कम है किसका, 5G का। चलिए, तो केवल 2 राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंकी पॉक्स वायरस। तो मंकी पॉक्स वायरस जो है ना यहाँ पर ये वेरियोला वायरस के समान परिवार का हिस्सा है जो चेचक का कारण बनता है, मंकी पॉक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही आंसर आपको चुन करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही है। तो जो ये आपका LCH है, LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को हवा और हवा से ज़मीन के लिए मिसाइल हमलों के लिए विकसित किया गया, सही है। और जो ये आपका लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का उत्पाद है, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही दिया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि उस मिशन और क्रू मॉड्यूल का नाम क्या है जो पहली बार निजी तौर पर अंतरिक्ष में गए हैं। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो ये आपका है
पोलारिस, डॉन और ड्रैगन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस मिशन का उद्देश्य स्पेस सूट डिजाइन और क्रू ड्रैगन के देखिए डिप्रेशराइजेशन का परीक्षण करके वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान की सीमाओं को आगे बढ़ाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। कौन सा नहीं, कितने कथन सत्य हैं, ये आपसे पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो कितने कथन इसमें से सत्य हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा कि यहाँ पर कि वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपका सही है। और देखिए आगे क्या दिया गया है कि निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है, तो इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। वायु के प्रति इकाई भार के मतलब ये आपका विशिष्ट, ये आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। तो कितने कथन सही है, तो 2 कथन है, पहला और तीसरा, तो केवल 2 हो जाएगा, मतलब 2 कथन सही है और एक कथन आपका गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेफोस्कोप नामक यंत्र से नापा जाता है, तो बादलों की दिशा और गति, बादलों की दिशा मापा जाता है नेफोस्कोप से। चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना है, भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, तो भूगोल का जनक हिकेटियस को, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है विश्व मानचित्र का निर्माता, तो ये कहा जाता है किसको, विश्व मानचित्र का निर्माता मेंडर को कहा जाता है ना। उसके बाद भौतिक भूगोल का जनक, ये कहा जाता है पोलिडोनियम को। वर्तमान भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को, ठीक है। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अब देखिए इसमें पूछा गया कि कितने कथन सत्य हैं, तो देखिए 21 जून को पृथ्वी की अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है, ये सही है। और देखिए 23 दिसंबर को पृथ्वी की अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं, ये गलत है। 23 दिसंबर नहीं, 22 दिसंबर को पृथ्वी की अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है, 22 दिसंबर के दिन, तो ये गलत हो गया। 21 मार्च और 23 सितंबर पृथ्वी की अवस्था को विषुव कहा जाता है, ये आपका सही है। तो कितने सही हो जाएंगे, तो 2 स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पर्वत और महाद्वीप, देखिए कितने युग्म सही सुमिलित हैं, यानी कि नंबर ऑफ जो आपकी युग्म दिए गए हैं वो सही कितने हैं। तो देखिए कोई भी इसमें से सही नहीं है, ठीक है, कोई भी इसमें से सही सुमिलित नहीं है, सभी गलत सुमिलित हैं, ठीक है, सभी युग्म गलत सुमिलित। देख लीजिए अल्पेशियन पर्वत जो है यह आपका उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में है, तो ये गलत हो गया। आल्प्स जो है ये आपका यूरोप में पड़ता है। ड्रैकन्सबर्ग जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप के हैं, तो ये सारे गलत हो गए। चलिए किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। चलिए निम्न कथन पर विचार करें और यहाँ से सही कथन का चयन करना है। बताइए सही कथन का चयन करना है इसमें से। यहाँ पर देखिएगा कि आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सही है। और हिंद महासागर लगभग त्रिभुज आकार का है, जबकि प्रशांत महासागर का लगभग आकार जो है ये वृत्ताकार है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है, तो ए और सी मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, यह कथन किस भूगोलवेत्ता के द्वारा मानव भूगोल की परिभाषित करने हेतु दिया गया है, तो ये दिया गया है पॉल विडाल डी ला ब्लास के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है भूकंपीय तरंग के विषय में। चलिए बताइए कौन सा सत्य कथन इसमें से दिया गया है, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए इसमें से सत्य कथन जो दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से पहला और तीसरा जो सत्य है, द्वितीयक तरंग केवल ठोस माध्यम से ही विचरण कर सकती है। द्वितीयक तरंग सेकेंडरी या फिर इसको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, इसे एस तरंग भी कहा जाता है, ठीक है, शॉर्ट में। और ये प्रकाश तरंग के समान चलती है और ये केवल ठोस माध्यम से ही विचरण कर सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला प्राथमिक तरंग सबसे लंबा मार्ग तय करता है।
प्राथमिक तरंग, इसको जो है प्राइमरी या लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है, पी से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है और ध्वनि तरंगों की भांति ये चलती है। ठीक है, और ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। यह ठोस के साथ साथ तरल और गैसीय माध्यम से भी गुजर सकती है। ठीक है, इसकी गति मंद हो जाती है ठोस की तुलना में तरल माध्यम में। तो ये वाला गलत दिया गया है। एस तरंग की तुलना में इसकी गति 66% अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि प्राथमिक तरंग अनुदैर्ध्य तरंग, जबकि द्वितीयक तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया प्राथमिक को अनुदैर्ध्य, द्वितीयक को अनुप्रस्थ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एस तरंगों की तुलना में पी तरंगों की गति 40% कम होती है। एस तरंगों की तुलना में जो है जो आपकी पी तरंग है इसकी गति 66% अधिक होती है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए, तो इसमें से आपका सही कौन सा हो जाएगा, 1 और 3, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथन पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना। अब देखिए, पेडाल्फर और पेडोकल मिट्टियाँ क्षेत्रीय मिट्टियों के प्रकार हैं, बिल्कुल ये सही दिया गया है। और पेडाल्फर मिट्टी में कैल्शियम की पर्याप्तता होती है, नहीं, पेडाल्फर में जो है एल्युमिनियम और लौह की जो है पर्याप्तता होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लेटराइट मिट्टी जो है इस पेडेकल मिट्टी के प्रकार है, मतलब उदाहरण है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो असत्य कथन कौन सा होगा आपका, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और यहाँ से आपको कितने कथन असत्य दिया गया है, कथन कितने असत्य दिया गया ये आपको बताना है। चलिए, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कितने कथन यहाँ पर असत्य दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना, पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, सभी कथन यहाँ पर सत्य दिए गए, कोई भी कथन असत्य नहीं है। आप एक बार पढ़ लीजिए। भारत के कुल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश के साथ सीमा से जुड़े हुए हैं। म्यांमार और भूटान से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें केवल अरुणाचल प्रदेश दोनों देशों से सीमा साझा करता है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो सभी सही है, कोई भी इसमें से गलत नहीं है। कथन असत्य है, सभी कथन सत्य हैं इसमें से। देखिए, पश्चिमी घाट एक वास्तविक पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। सही कथन का यहाँ से आपको चयन करके बताना है। पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों में है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कौन सा कथन सत्य दिया गया है, ये वाला कथन आपका सत्य दिया गया है, केवल 2, ये वाला गलत है। वास्तविक पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, वास्तविक नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का एक, ये आपका भ्रंश यानी कि फॉल्ट स्कार्प है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि उत्तर भारत के मैदान के किस भाग को मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र भी कहते हैं, मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है आपको तराई प्रदेश को। ठीक है, तराई प्रदेश को कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस दक्षिण भारतीय नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत की चावल का कटोरा की संज्ञा दिया गया है। तो ये आपको भी पता है, कावेरी नदी को। ठीक है ना, कावेरी नदी को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला हम लोग करेंगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन इसमें से सही है। बताइए कौन सा कथन इसमें से आपका सही दिया गया है। तो देखिएगा, 1813 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की थी। ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना, 1823 में किया गया था, 1813 में नहीं, तो ये गलत हो गया। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एक 10 सदस्यीय कमेटी थी, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा कथन सही है, केवल 2 राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत गठित प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और 7 सदस्य थे इसमें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसमें भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, उसके बाद बाकी सदस्य थे, इसमें 6 सदस्य थे, मतलब अध्यक्ष को मिलाकर के 7 थे। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर के नहीं लिया गया है, नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर आप सिंपल सा देखिए, समवर्ती सूची का व्यवस्था कहाँ से लिया गया है। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, न कि कनाडा से। तो ये वाला गलत है। ठीक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, बाकी ये आपको कनाडा से। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है।
समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय वरीयता क्रम यानी कि प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों में सबसे पहले किसे वरीयता प्रदान की जाएगी, बताइए। तो इसमें सबसे पहले जो है किसको दी जाएगी, भूतपूर्व राष्ट्रपति को दी जाएगी, भूतपूर्व राष्ट्रपति को। ठीक है, ये वाला अनुक्रम भूतपूर्व राष्ट्रपति का होगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति का। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि संवैधानिक प्रावधान और सूची 2 में संबंधित अनुच्छेद दिया गया उसको सम्मिलित करना है। अब देखिए यहाँ पर अल्पसंख्यकों का भाषा संरक्षण जो है ये किस में है, तो अनुच्छेद 29 में है। ठीक है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस में है, तो अनुच्छेद 26 में है। ठीक है, शिक्षा का मूल अधिकार किस में है, शिक्षा का मूल अधिकार तो आर्टिकल 21A में है, आपको भी पता है। ठीक है, और उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में किया गया है। क्लियर। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। लोक लेखा समिति में जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, लोक लेखा समिति याद रखिएगा, अंग्रेजी में इसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहा जाता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन इसमें से सही है ये आपको बताना है। देखिए भारतीय संविधान के लागू होते समय 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अभी बिल्कुल सही है, ये वर्तमान में अभी 22 भाषाएं हो गए हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 20 भाषाओं को शामिल किया, नहीं अब तो 22 हो गया, अभी मैंने बताया, तो केवल एक सही है इसमें। चलिए देखिएगा अल्पसंख्यक आयोग है एक, अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधानिक निकाय है, ये एक सांविधानिक निकाय है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सांविधानिक निकाय है यह एक। ठीक है, संविधान में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि सांविधिक निकाय है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित भारतीय न्यायमूर्ति के नामों पर विचार करिए और कितने न्यायमूर्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं, बताइए कौन कौन है। एक BN राव है, ठीक है, एक तो BN राव हो गए, और दूसरा कौन है, नागेंद्र सिंह है इसमें से, BN राव, नागेंद्र सिंह। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, इनमें से बताना है ना। तो एक तो BN राव हो गए, नागेंद्र सिंह हो गए, उसके बाद देखिए नागेंद्र सिंह का नाम है क्या इसमें, हाँ यहाँ पर नागेंद्र सिंह है। उसके बाद बात करें तो RN पाठक हैं, पाठक का नाम नहीं दिया गया है। उसके बाद दलबीर भंडारी हैं, तो यहाँ पर देखिए दलबीर भंडारी दिया गया है। ठीक है, तो ये आप 4 नाम जो मैंने बताया, RN पाठक, नागेंद्र सिंह, BN राव, दलबीर भंडारी। ठीक है, तो इसमें से अभी 2 राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं, कितने कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहा जाता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अमर्त्य सेन को राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता का माना जाता है, ये गलत दिया गया है। ठीक है ना, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये आपका गलत दिया गया है। दादा भाई नौरोजी जो थे ना, उन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम बार करने का प्रयास किया था। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर R गॉडगिल थे, ये भी आपका गलत दिया गया है। ठीक है, ये अध्यक्ष थे PC महालनोबिस, तो ये भी गलत दिया गया है। तो कितने कथन सत्य हैं, तो केवल एक कथन सत्य, केवल एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए भारतीय खाद्य निगम की भूमिका और पुनर्गठन हेतु किनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, तो ये किया गया था शांता कुमार की। ठीक है ना, भारत सरकार ने 2014 में जो है भारतीय खाद्य निगम FCI के पुनर्नवीकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। शांता कुमार को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। भारत में नियोजन को किस सूची का विषय बनाया गया है, तो नियोजन को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि इसमें से सत्य कथन का चयन करना है, बताइए सत्य कथन इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें से अगर हम बात करते हैं तो अनावरत योजना का प्रतिपादन गुनार मेडल के द्वारा किया गया था, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, बताइए। अनावरत योजना का प्रतिपादन गुनार मेडल के द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। ठीक है, बिल्कुल ये आपका स्टेटमेंट सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, बताइए। उसके बाद देखिए जबकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।
ठीक है, चौथी डी आर गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो यहाँ से तो पहले से ही गलत हो गया ये, तो सही जो है सत्य कथन का चयन करें, केवल एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ऐसी बेरोजगारी जिसमें आपका श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है तथा उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी होती है, परंतु उसे काम नहीं मिलता है, वह पूरे समय के लिए बेकार रहता है, इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है खुली बेरोजगारी। चलिए, क्रांति है और संबंधित क्षेत्र है। अब मिलान करना है आपको, बताइए गुलाबी क्रांति क्या होगा? तो गुलाबी क्रांति हो जाएगा आपका प्याज का उत्पादन, ठीक है। रजत क्रांति जो है ये आपका अंडा या कुक्कुट उत्पादन से होगा। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कितने युग्म गलत हैं? तो ये तो गलत हो गया, कुक्कुट या अंडा से है। हरित सोना क्रांति ये आपका बांस उत्पादन से है, ये भी गलत हो गया। मुख क्रांति जो है मोटे अनाज का उत्पादन से, ये भी आपका गलत हो गया। तो कितने युग्म गलत हो गए? 3 युग्म गलत होंगे, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स ये नाबार्ड है, इसका स्थापना 1982 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नाबार्ड हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि राजस्व व्यय में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के में दिए गए अनुदान को घटा दिया जाए, इसके बाद राजस्व प्राप्तियों को घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त होगा आपका प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, फिर इन दोनों के माइनस में से पूंजीगत प्राप्तियों का जो है घटाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा? बी राइट होगा। चलिए, विषम यहाँ पर आपको चुनना है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, चलिए, अब यहाँ पर देखिए विषम चुनना है, मतलब इसमें से अलग कौन सा है? तो यहाँ पर देखिएगा ये सेवा कर विषम है। संपत्ति निगम और पूंजी लाभ कर जो होता है ये प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट है, जबकि उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर ये सब अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है, ये अलग है। उसके बाद देखिए निम्न कथन पर विचार करके सही कथन का चयन करना है, बताइए इसमें से। तो यहाँ पर देखिएगा आपका सही कथन जो है ना कौन सा है? दोनों कथन सही देगा। वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी होती है, ठीक है, और रेपो रेट में कमी करने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है। दोनों आपका सही दिया गया है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक पाषाण युग के स्थानों की खोज की गई थी। तो ये किया गया था पैसरा से, मुंगेर जिला में पड़ता है पैसरा, और वहीं से प्रारंभिक पाषाण युग के स्थलों की खुदाई की गई है, ठीक है। और यहाँ हाथ की कुल्हाड़ी, उसके बाद क्लीवर जैसे कुछ आपके जो औजार हैं ये मिले हैं। बिहार के निम्नलिखित, देखिए फिर से देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से नवपाषाण संस्कृतियां पाई गई हैं? तो फ्रेंड्स ये पाई गई हैं आपकी चेचर, याद रखिएगा, वैशाली में है, सिनवार रोहतास में, मनेरपट्टनम में और तारडीह बोधगया में, सभी जगह से। चलिए देखिएगा, बिहार में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले पंच चिन्हित सिक्के किससे बने थे? पंच चिन्हित सिक्के जो हैं ये किससे बने हुए थे? बिहार में पंचमार्क सिक्के बहुतायत में पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर चांदी के बने होते थे, ठीक है ना, चांदी के। उसके बाद देखिए पंचोभा ताम्रपत्र शिलालेख किसका है? तो फ्रेंड्स ये किसका है? ये आपका है किसका? समुद्रगुप्त का है, ठीक है ना, समुद्रगुप्त का है, समुद्रगुप्त का, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, गया जिले के अपसद शिलालेख से जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी मिलती है गुप्तोत्तर वंश से, ठीक है ना, गुप्तोत्तर वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्नलिखित जिलों का सही क्रम, शहरीकरण बढ़ता हुआ तो सबसे ज़्यादा पटना में होगा ऑब्वियसली, उसके बाद नालंदा, फिर मुंगेर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में, देखिए अगला प्रश्न हमारा कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो फ्रेंड्स ये आपका 2006 में, याद होगा आपको 2006 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जो है उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में सबसे ज़्यादा 13 जिले हैं, ठीक है, उत्तर पश्चिम में। निम्नलिखित में से देखिए जनजाति और जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मुंडा जमुई जो दिया गया है ये आपका सही नहीं है। मुंडा जमुई जो दिया गया है ना, ये वाला मुंडा जमुई, ये आपका सही नहीं है। मुंडा जनजाति उत्तर बिहार के कुछ जिलों में फैली हुई हैं, ठीक है ना।
तो ये वाला सही नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी इसको बोला जाता है, पिडमोंट दलदली मिट्टी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पश्चिम चंपारण जिले में पाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी इसको बोला जाता है, जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। स्थिर मूल्य पर जो है ये आपका बढ़ेगा 10.6%। ठीक है, स्थिर मूल्य पर 10.6%, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। ये सब डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आप याद रखिएगा। 6% राइट आंसर होगा इसका। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की फसल और जिलों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ठीक है, देखिए रोहतास में चावल की उत्पादकता सबसे अधिक है, बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। मधुबनी में गेहूं की उत्पादकता सबसे कम है, बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो ये गलत है, जमुई में चावल की उत्पादकता सबसे कम है, ये भी आपका गलत दिया गया। चावल सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है और सबसे कम मधुबनी में होता है। ठीक है, चावल, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, दोनों गलत हो गया। उसके बाद बात करते हैं, गेहूँ रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है और गेहूँ जो है आपका जमुई में सबसे कम होगा, तो ये उल्टा दे दिया गया है। मक्का अररिया में होगा, दाल पटना में होगा और गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण में होता है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन ए। चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बिहार का पहला चीनी उद्योग 1908 सारण मढ़ौरा में स्थापित किया गया था, बताइए सही है या गलत है। कितने कथन सही दिए गए हैं। तो 1904 में किया गया था, 1908 में नहीं, 1904 में सारण मढ़ौरा में, तो ये गलत हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में केवल 13 चालू चीनी मिले हैं, 11 चालू चीनी मिले हैं। ठीक है, सॉरी टोटल जो है 11 चीनी मिले हैं, उनमें से 9 चालू हैं, 9 चालू हैं। ठीक है, ये गलत हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 62.74 लाख कुंटल हुआ है, 62.74 लाख कुंटल हुआ है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। ठीक है ना, कितने कथन सत्य हैं, तो केवल ये लास्ट वाला कथन सही सत्य है, तो केवल एक कथन सत्य है। ठीक है, चलिए देखिएगा, मिलान करना है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मिलान करिए, तो ये आपका क्या होगा, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपका बरौनी हो जाएगा। ठीक है, रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना। ठीक है ना, इंजन कारखाना, तो ये मधेपुरा में हो जाएगा। ठीक है, रेल व्हील फैक्ट्री सारण में, बेला में। ठीक है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये मोकामा में। एक मिनट रुक जाइए, अभी क्या था, रेलवे व्हील फैक्ट्री कहाँ पर है, रेलवे व्हील फैक्ट्री बेला सारण में, तो बेला सारण यहाँ पर ना है, ये वाला हो जाएगा मोकामा। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा ना वो कौन सा होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में है। ठीक है ना, ऑप्शन ए में है, एक बार आप लोग खुद से मिला भी लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मेनका मलिक को किस कार्य के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, तो जो उपन्यास नीलकंठ है उसी का नेपाली से मैथिली में अनुवाद करने के लिए। ठीक है, नेपाली से मैथिली में अनुवाद करने के लिए। देखिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा शहर PM 2.5 में दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा बन गया है, ये बेगूसराय बन गया है। ठीक है, चलिए देखिए, हाजीपुर में निर्मित भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है। तो इसका नाम है श्री द्वारिका कैलाश धाम, श्री द्वारिका कैलाश धाम। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कि बिहार के किस अस्पताल ने आधुनिक फेमटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल मोतियाबिंद सर्जरी शुरू किया है। तो फ्रेंड्स ये किया है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, IGIMS पटना ने। चलिए उसके बाद देखिए, डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, बताइए कौन सा कथन इसमें से आपका सही दिया गया है, शायद यही पूछा गया होगा ना। तो यहाँ पर देखिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में स्थित बिहार संग्रहालय में इसका उद्घाटन किया था, नहीं गांधी मैदान में इसका उद्घाटन हुआ था, ये गलत हो गया। इसका आयोजन बिहार उद्योग संघ और कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, ये सही है इसका। ठीक है, तो सही है आपका, केवल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है। बिहार में चलाया जा रहा मिशन दक्ष अभियान दिव्यांगजनों को कौशल प्रदान करने से संबंधित है, कौन सा कथन गलत पूछा गया है।
कौन सा कथन यहाँ पर गलत? तो देखिए, ये जो मिशन दक्ष है ना, ये राज्य के जो आपके ऐसे बच्चे विशेष कक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। कौन सा गलत है? तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका कौशल प्रदान करने से नहीं है, ठीक है ना, कक्षाएं, विशेष कक्षाएं उपलब्ध कराने से संबंधित है। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गंडक नदी को जलमार्ग 58 घोषित किया है। कोसी नदी को जलमार्ग 58 किया गया, गंडक को नहीं, कोसी को, याद रखिएगा, कोसी को जलमार्ग 58 घोषित किया गया है। तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा कथन गलत है? तो एक और दो दोनों गलत है, ठीक है। चलिए देखिए, आईपीएल 2024 में विजयी कोलकाता नाइट राइडर्स के सदस्य साकिबुल हसन बिहार के किस जिले? साकिब हुसैन है। तो ये आपके गोपालगंज के हैं, ठीक है, गोपालगंज के। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया है? तो फ्रेंड्स, ये कोझिकोड को किया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर महोत्सव है और राज्य है, ये आपको मिलान करना है, ठीक है, महोत्सव और राज्य का मिलान करना है। चलिए तो देखिएगा, बहदीन खलम महोत्सव ये मनाया जाता है मेघालय में। उसके बाद देखिएगा लोंगटे महोत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद फूलदे महोत्सव, ये आपका उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। और नुआखाई महोत्सव जो है ये आपके उड़ीसा में, ठीक है। तो मिला लीजिए इसको। चलिए भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा दक्षता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत ने जो है 2047 तक परमाणु ऊर्जा दक्षता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य को निर्धारित किया है। चलिए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में कितने कथन सत्य दिए गए हैं? कितने कथन सत्य दिए गए हैं ये आपको बताना है, ठीक है, सत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आपको कितने कथन सत्य दिए गए ये आपको बताना है। चलिए बताइए। देखिए 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पेरिस पहला देश बना है, बताइए। नहीं, ये आपका दूसरा शहर बना है, ठीक है। पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला ये पहला नहीं दूसरा शहर बना है, ठीक है। इससे पहले लंदन जो है 3 बार मेजबानी कर चुका है। इसका थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, तो ये गलत हो गया ये भी। समापन समारोह में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे ध्वजवाहक, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, ये भी गलत हो गया, दिनेश चोपड़ा लिया गया है। अभिनव बिंद्रा को जो है आईओसी के प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने आईओसी के ये सही दिया गया है, ठीक है ना। तो कितने कथन सत्य हैं? तो केवल एक कथन इसमें से सत्य है, वो चौथा कथन था, ठीक है। चलिए देखिए 18वें लोकसभा चुनाव के साथ निम्न में से किन राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं? तो इसके साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल और सिक्किम में चुनाव संपन्न हुए थे, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 4 6, 1 2 4 6 बिल्कुल सही है। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में विद्युत उत्पादन के स्रोत को उत्पादन क्षमता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे ज़्यादा आपका कोयला हो जाएगा, उसके बाद सौर, फिर आपका बड़ा हाइड्रो, फिर पवन और फिर गैस सबसे लास्ट में। तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ये वाला आपका सही दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा पीएम जनमन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन आपको बताना है। पीएम जनमन योजना, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं, तो इसमें से आपका सही कथन का चयन करना है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा तीनों कथन यहाँ पर सही दिया गया है। 15 नवंबर 2023 को प्रारंभ किया गया था और जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है, पूरा नाम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है ना। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया था, बिल्कुल ये सही है, और 9 मंत्रालयों से ये संबंधित है, ठीक है। तो तीनों यहाँ पर आपका सही दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पर विषय है और लक्षित वर्ष है, तो कब से कब तक किसको जो है आपको मुक्त किया जाएगा? तो भारत को जो है टीबी से मुक्त करने का 2025 तक का लक्ष्य बनाया गया है। 50 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है आपका 2028 तक, ठीक है। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो आपका HCF के उपयोग को 80% तक सीमित करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, बाकी मिलाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। चलिए मैत्री सैन्य अभ्यास के 13वें संस्करण के संबंध में कौन सा कथन जो है इसमें से सही दिया गया है? मैत्री जो है ये भारत और किसके बीच का है? तो मैत्री जो है ये आपका
किसके बीच का है बताइए? भारत और बांग्लादेश के बीच का है या नहीं? तो भारत और थाईलैंड के बीच का, बांग्लादेश के बीच का नहीं है। इसका आयोजन भारत में किया गया, इसका आयोजन किया गया आपका कहाँ पर? थाईलैंड में किया गया। तो ये भी गलत है, तो कोई भी इसमें से आपका सही नहीं है, न तो एक न ही दो। चलिए, हाल ही में देखिएगा कि खजूरी गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा से। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया है आपका तमिलनाडु के थुथुकुड़ी में। ठीक है ना, तमिलनाडु के थुथुकुड़ी, याद रखिएगा। संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा, याद रखिएगा, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, ये आपका मांझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र का है और इसका उद्देश्य 21 से लेकर के 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपया वित्तीय सहायता प्रदान करना है। देखिएगा, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? मझगांव डॉक लिमिटेड केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नौसैनिक शिपयार्ड निर्माता है, तो ये आपका सही है। और देखिएगा, एमडीएल एकमात्र जहाज निर्माण यार्ड है जिसको कि मझगांव डॉक लिमिटेड एमडीएल, जो भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों का निर्माण करता है, यह भी आपका सही दिया गया है। तो आपका दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो फ्रेंड्स, ये बना है मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा हाल ही में विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट पेश किया गया। इस आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर आपको सही कथन का चयन करना है। चलिए बताइए, कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है? चलिए बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर बात करते हैं तो आपका पहला और तीसरा कथन जो है ये आपका सही दिया गया है। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 34% 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में है। यह आपका जो है गलत दिया गया है। यह आपका 24% होगा, 34 नहीं, 24%। ठीक है, 0 से 14 वर्ष का, तो ये वाला गलत है। बाकी ये वाला दोनों सही दिया गया, तो 1 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, इंटरनेशनल लंबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर होगा ना, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये लेबर होगा, लंबर नहीं, बना लीजिएगा। एक जो है इसने जो है और इंस्टीट्यूट ह्यूमन डेवलपमेंट IHD के द्वारा एक भारत रोजगार रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर निम्न पर विचार करके सही कथन का आपका चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, सही कथन जो है ना, शिक्षित बेरोजगार युवाओं में महिलाएं 76.7% हैं और पुरुष 62.2% है। ठीक है, ये वाला जो है स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। और देखिए, 2022 में बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी ये आपका 70.9 नहीं होगा, ये रिपोर्ट में 82.9 है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, ये वाला आपका सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा किसने है? अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी ने लिखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 22 मार्च के दिन और उसका थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन कितने हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में पहला स्थान सिंगापुर का है, भारत का रैंक 72वां है। ठीक है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान सिंगापुर का है और भारत का रैंक इसमें 72वां है। भारत का रैंक 72वां है, ये आपका तो सही दे रखा है। कितने कथन असत्य हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, आर्थिक मंच के द्वारा नहीं, ये गलत दिया गया ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। ये वाला दोनों सही है। तो कितने असत्य हैं? तो केवल एक, पहला वाला। चलिए उसके बाद देखिएगा, COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया जाएगा ब्राज़ील में। ठीक है, अभी 29वां अजरबैजान के बाकू में हुआ है और 23वां जो होगा ये ब्राज़ील में होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही है? सत्य कथन का आपका चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही दिया गया है। राज्यों को सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कार में जो है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो दिया गया है
यह आपका दिया गया उड़ीसा को। राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को नहीं, उड़ीसा को दिया गया है। तो ये वाला गलत है। बाकी देखिए ये तीनों सही हैं, तो 1, 2, 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथन पर विचार करें, सही कथन का चयन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया। बिल्कुल यहाँ पर आपका सही किया गया है। और 2024 में सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, नहीं 2023 में इनको दिया गया था, 2023 में। तो ये वाला सही हो गया, ये वाला गलत हो गया। कौन सा कथन सही है? तो केवल एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, फटाफट मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है ना। 396। एक काम करिए, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, PDF आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप सक्सेस केंद्रा तो है ही, सक्सेस केंद्रा क्विज आप टेलीग्राम पर सर्च करिए, वहाँ जुड़ जाइएगा।